Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we have started a new lesson, diversity in living organism. Diversity in living organism. जीवों में विविधता। जितने भी जीव इस क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं उनके अंदर कौन कौन सी विविधता है। यदि ये विविधता ना होती तो आज हम वर्गीकरण की स्टडी में आगे ना होते, आज हम वर्गीकरण किसी भी जीव का ना करते। और ध्यान रहे, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अंत में हम सेल के स्ट्रक्चर के विषय में हमारे मित्र डॉक्टर पंकज सिंह द्वारा एक लेक्चर आपको देंगे। इसी वीडियो के माध्यम से एक लेक्चर देंगे। उस लेक्चर हमारा होगा सेल पर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। इसी वीडियो के अंत में उसको भी हम ऐड करेंगे, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी विविधता किसमें? लिविंग जीने वाले, ऑर्गेनिज्म अति सूक्ष्म जीवों में क्या विविधता होती है, जीवों में क्या विविधता होती है, इसी विषय में हम बता रहे हैं आपको। जीवों में सामान्य रूप से विविधता का अर्थ होता है कि वे अपने को पर्यावरण के अनुसार बना रखते हैं कि नहीं बना रखते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण में वो जीवित हैं, हमारे अंदर की जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे अंदर की क्रियाएं हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, स्वाद के लिए जीभ है, गंध के लिए नाक है। तो जीभ जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, ये मुख्य रूप से सभी का अलग अलग फंक्शन है, सभी के अलग अलग कार्य हैं। समस्त ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं। मुख्य रूप से हम अभी अब तक 5 ही ज्ञानेंद्रियों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, क्या समस्त जीवों में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, या किन में पाए जा रहे हैं, उनके एक्शन क्या क्या होते हैं, इसी क्रम के आधार पर जीवों में विविधता को जो है दर्शाया गया है। इसी के आधार पर जीवों में विविधता को स्पष्ट किया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है कि जीवों में वास्तव में विविधता क्या क्या होती है। आगे देखा जाए कि जैसे अगर हम कहें कि ह्यूमन का इवोल्यूशन, हमारा विकास, हम अपने विकास की श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा विकास कप से हुआ, बंदर से हुआ। तो कप से हुआ, बंदर से हुआ, गाय, पक्षी, जितने भी अन्य प्रकार के जीव हैं, सभी जो आज इस क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं, इन समस्त जीवों का किसी न किसी जीव के साथ, किसी न किसी जीव के द्वारा इनका विकास हुआ है। अर्थात ये समस्त जीव, जितने भी एनिमल्स आज क्लाइमेट में हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वी आर आल्सो, हम सभी लोग, ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अपने सरवाइव के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए हमने ढेर सारे स्ट्रगल को लिया है, ढेर सारे संघर्ष को जो है झेला है। और जो जीव इन समस्त संघर्षों को झेल लिया, अंत में आपने देखा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कहा कि उसी जीव के जीने की इजाजत है, उसी जीव को जीने की महत्ता है, वही जीव इस क्लाइमेट में जीने का अधिकारी है। और जो अपने को क्लाइमेट के अनुसार नहीं बदल पाया, अपने को जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं बदल पाया, वे जीव इस पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो इन
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन साइंटिस्टों के द्वारा, इन फिलासफरों के द्वारा, साइंटिस्ट और फिलासफर दो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, अभी दोनों के विषय में एक्सप्लेनेशन देता हूं। इन वैज्ञानिकों के द्वारा और इन दार्शनिकों के द्वारा जो थियरियां दी गई, सबसे पहले थियरी जो दी गई वो फिलासफरों की थियरी थी। उन फिलासफरों की थियरी को बेस मान करके जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने उस पर अध्ययन करना शुरू किया, तो वो वैज्ञानिक थियरी में आ गया, विज्ञान के इतिहास में आ गया, विज्ञान की थियरी में आ गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे इस जीवमंडल में इतने सारे जीव हैं, हम सभी का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। समस्त जीवों का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। उनको अध्ययन करने के लिए हमको नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। उन समस्त जीवों का अध्ययन करने के लिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड पर है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वर्गीकरण का आधार क्या है, इस वर्गीकरण का आधार क्या, क्यों हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया। माय लविंग फ्रेंड्स, इसलिए हमने किया कि यदि हम वर्गीकरण ना करते तो आज हम इतने सारे जीवों को एक साथ अध्ययन कैसे करते। जैसे एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट किया जिनके ब्लड रेड थे, कलर्ड थे, और ऐसे एनिमल को सिलेक्ट किया जिनके ब्लड नॉन कलर्ड थे। फादर ऑफ बायोलॉजी सर एरिस्टोटल, जीव विज्ञान के पिता, अरस्तु के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि ऐसे जीवों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जो कि जिनका ब्लड कलरलेस है, और ऐसे जीवों को एक कैटेगरी में रखते हैं जिनका ब्लड कलर्ड है। तो इस प्रकार से हमने जीवों का वर्गीकरण तो कर दिया, इस प्रकार से हमने जीवों का आसानी पूर्वक वर्गीकरण कर दिया। तो ये प्रारंभिक आवश्यकताएं रही हैं जिसके कारण हमने जीवों का क्लासिफिकेशन किया। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारियों में के विषय में जानना संभव हो गया। इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं सबके विषय में हम इस वर्गीकरण की श्रेणी से आसानी पूर्वक जान सकते हैं। अगर यह क्लासिफिकेशन ना होता तो माय लविंग फ्रेंड्स, आज हम समस्त कैटेगरीज के एनिमल्स के विषय में स्टडी ना कर पाते। हमने स्टडी किया, इसका मतलब है कि वो हमारा क्लासिफिकेशन क्लियर कर रहा है। सेकंड थिंग, वर्गीकरण के द्वारा हम एक से अधिक जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। एक ही प्रकार के नहीं बल्कि एक से अधिक जीवों का अध्ययन कर सकते हैं और उनकी विविधताओं को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। उन जीवों की विविधताओं को हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तीसरी विशेषता यह होती है, किसी भी जीव को पहचानने में हमको सहायता मिल जाती है कि आर्थ्रोपोडा से जॉइंटेड लेग वाले हैं, या ये कॉर्डेट्स हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। हम वर्गीकरण के आधार पर आसानी से उन जीवों को पहचान लेते हैं। किसमें स्पाइनल कार्ड पाई जा रही है या इसमें स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जा रही है, किस प्रकार के जीव हैं, इनको हम आसानी पूर्वक पहचान लेते हैं। और ध्यान रहे कि जीव विज्ञान से संबंधित अनेक विषयों में, जैसे कृषि हो गया, चिकित्सा हो गई, ऐसे इनकी मौलिक जानकारी का स्रोत हमको वर्गीकरण से ही मिल जाता है। वर्गीकरण ही इनकी मौलिक जानकारी का मुख्य रूप से स्रोत होता है। तो ये होता है, ये पॉइंट मैंने क्लियर किया, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। आइए देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है, बेस क्या है। तो आधार में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले आपने देखा कि मैंने बताया कि किसी भी एनिमल्स के हैबिटेट, उसका आवास क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके ब्लड के कलर क्या है, नॉन कलर्ड है, उसके बेस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसीलिए उनको बोला गया फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्हीं के शिष्य रहे थियोफ्रास्टस,
जिन्होंने बॉटनी के विषय में, वनस्पत शास्त्र के विषय में, वनस्पत शास्त्र के जनक बोले जाते हैं, और उन्होंने भी जीवों के विषय में, वनस्पतियों के विषय में अध्ययन किया कि किस प्रकार की वनस्पतियां जो है ये सूक्ष्म में आती हैं और किस प्रकार की वनस्पतियां जो है वे लार्ज में आती हैं। माइक्रो और जो मैक्रो दोनों प्रकार की वनस्पतियों के विषय में विशिष्ट अध्ययन करने का श्रेय जाता है उनके साइंटिस्ट जो है, उनके फिलासफर, उनके शिष्य रहे, अरस्तु के शिष्य रहे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के विषय में जाता है। अगर हम थियोफ्रेस्टस के देखें तो थियोफ्रेस्टस के बाद काफी समय तक ये थियरी चलती रही। आते हैं कार्ल वॉन लिनियस, जिनको हम कहते हैं कैरोलस लिनियस। इनका पूरा नाम था कार्ल वॉन लिनियस। इन्होंने जब बाइनॉमिनल सिस्टम दिया, द्विपद नामकरण पद्धति दिया, तो अपने ही नाम को इन्होंने चेंज किया और कहा कि कैरोलस लिनियस। बाद में जब इन्होंने ट्रिपल नॉमिनल सिस्टम दिया, त्रिपद नाम पद्धति दिया, तो फिर इन्होंने कहा कि कैरोलस लिनियस अपने नाम को इन्होंने चेंज किया। फिर तो लिनियस ने अपनी थियरी दिया है 1753 में। 1753 में इन्होंने अपनी थियरी 1753 में अपनी थियरी को देकर के इन्होंने स्पष्ट किया कि जीवों का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से इनकी आवश्यकता है, इनका आधार है, वर्गीकरण इसीलिए किया जा रहा है। यदि हम वर्गीकरण न करते तो इन समस्त प्रकार की जीवों का अध्ययन करना हमारे लिए असुविधाजनक हो जाता। हम समस्त प्रकार के जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। आगे चलते हैं। आप आइए देखते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं कि अर्नेस्ट हैकल, साइंटिस्ट जो अर्नेस्ट हैकल इन्होंने 1894 में इन्होंने सिर्फ सिंगल प्लांट्स के, सिंगल एनिमल्स के विषय में डिस्कस किया और ये बताया कि ये प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा का मतलब हो गया ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं, इसलिए इनको कहा गया कि ये प्रोटिस्टा है। क्या है? ये प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा से सामान्य रूप से मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य रूप से इसमें एक कोशिक जीवों का अध्ययन किया जाएगा और एक कोशिक जीवों को इसमें रखा जाएगा। प्रोटिस्टा प्रिमिटिव एनिमल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, टिस्टा एक प्रकार के जीवों का संगठन, मीन्स प्रारंभिक जीवों का संगठन यहां पर समझाया गया प्रोटिस्टा में, जिसमें हम अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म हैं। इसके बाद सेकंड आता है अर्नेस्ट हैकल के बाद। अर्नेस्ट हैकल ने ओनली प्रोटिस्टा के विषय में बताया। कोपलैंड, साइंटिस्ट कोपलैंड, इन्होंने 1956 में मोनेरा बता दिया। क्या बताया? मोनेरा बता दिया 1956 में कि ये मोनेरा होते हैं। ध्यान रहे ये मोनेरा बता रहे हैं, अभी प्रोटिस्टा पहले बताया गया है, मोनेरा बाद में बताया गया। ये मोनेरा क्या है? मोनेरा में आप लोगों ने स्टडी किया कि ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आप देखें प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। और रॉबर्ट व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने एक लंबा क्लासिफिकेशन दिया, एक बड़ा विस्तृत क्लासिफिकेशन दिया, और इस विस्तृत क्लासिफिकेशन के द्वारा इन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया। कितने किंगडम सिस्टम दिया? 5 किंगडम सिस्टम दिया कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एल्गी है, प्लांट है, एनिमल्स है। क्या क्या मैंने नाम लिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया और 1969 में दिया। याद रखिएगा, ये आपका डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया है। इसके बाद आता है 6 किंगडम सिस्टम। माय लविंग फ्रेंड्स, 6 किंगडम सिस्टम दिया है कार्ल ओस ने। कार्ल ओस ने 6 किंगडम सिस्टम दिया और इस 6 किंगडम सिस्टम में आइए देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये आर्किया में इन्होंने एक ही साथ पहला इन्होंने आर्किया और बैक्टीरिया को एक जगत में रख दिया। आर्किया और बैक्टीरिया माने 2 को एक जगत में रखा इन्होंने। आर्किया और बैक्टीरिया को एक जगत में रखा। यूकैरिया में प्रोटिस्टा और फंजाई को रखा
आर्किया बैक्टीरिया को एक में रखा, यूकैरिया में इन्होंने प्रोटिस्टा और फंजाई को रखा, और लास्ट में प्लांटी और एनिमेलिया कर दिया। ये 6 हो गए। आर्किया, ध्यान से देखेंगे, आर्किया बैक्टीरिया ये 2 हो गए। फिर उसके बाद आता है प्रोटिस्टा और फंजाई 3 हो गए, प्लांट और एनिमेलिया 6 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। ये 6 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया। इस 6 किंगडम सिस्टम के बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आएंगे, डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया, ओस्टवाल्ड टिप्पो के द्वारा जो सिस्टम आया, आधुनिक नामकरण पद्धति के विषय में जो समझाया गया, जो बताया गया, उसमें ये 7 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स इंक्लूडेड किए गए। फर्स्ट किया गया किंगडम। किसी भी एनिमल्स के विषय में स्टडी करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं उसको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यह है 7। पहला हो गया किंगडम, दूसरा हो गया फाइलम, तीसरा हो गया क्लास, चौथा हो गया ऑर्डर, पांचवा हो गया फैमिली, छठा हो गया जीनस, सातवां हो गया स्पीसीज। तो इस तरह से हम स्पीसीज पर जाते हैं और स्पीसीज पर जाकर के किसी लार्ज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स के विषय में हम डिस्कस आसानी पूर्वक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इतने वर्ग हैं, इतने डिवीजन इसके किए गए, इतने ऑर्डर इसके बनाए गए, इतने ऑर्डर के बाद आप देख रहे हैं इतने जीनस बनाए गए, और एक एक जीनस में कितनी सारी स्पीसीज आती हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज कमिंग ऑन ए सिंगल जीनस। हमने कहा होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। तो जीनस तो हमारा होमो हो गया, बट स्पीसीज हमारे डिफरेंट होती चली जा रही है। हैबिलस रहे, इरेक्टस रहे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, इस तरह से समस्त जीवों का वर्गीकरण किया गया। माय लविंग फ्रेंड्स, जीवों का वर्गीकरण सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हमको सभी जीवों का अध्ययन करने में आसानी होती है, सुविधा होती है, और इस सुविधा के साथ हम समस्त जीवों का अध्ययन आसानी पूर्वक कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोनेरा के विषय में डिस्कस करते हैं। मोनेरा के विषय में अगर ये कहें कि मोनेरा क्या होते हैं, तो माय लविंग फ्रेंड्स, मोनेरा इज सिंपली नोन एज द प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स है मोनेरा। मोनेरा के विषय में कुछ सिम्टम हम आपको बता दें कि प्रायः ये एक कोष की ही होते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, थोड़ा सा इस मोनेरा के विषय में हम आपको कुछ पॉइंट्स के विषय में बताना चाहेंगे कि मोनेरा के विषय में अगर हम डिस्कस करते हैं, मोनेरा के विषय में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रायः एक कोष की होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने एक सिंपल लेयर ले लिया इस तरह से बैक्टीरिया को, ऐसे सिंपल लेयर, इसमें डिफरेंट आप देख रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इसमें ये बटा हुआ है, इसमें ये बटा हुआ है, देख रहे हैं आप, पूरी तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से इसके सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लिक मटेरियल पूरे के पूरे सेल में जो है डिवाइड हुए हैं। और लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीलिया के फॉर्म में ऐसे इसमें छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, और यहाँ पर कुछ बड़े भी हो गए हैं जो इनके लोकोमोटिव ऑर्गन है। तो इनको हमने कहा कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। माय लविंग फ्रेंड्स, अब बैक्टीरिया में अगर यह शेप होता है जिसको हम बैसिलस बोलते हैं, फिलहाल इसको हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको हमने बैक्टीरिया बोल दिया। इसी में एनाबिना भी है, तो ऐसे है, बैक्टीरिया है, एनाबिना है। तो इनको हमने कहा कि ये क्या है, ये जो है मुख्य रूप से ये मोनेरा में इसका डिस्कस किया गया। तो आप देख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया, ये प्राय एक कोष की हैं, और ये जंतुवत हैं। ये जो है जितने भी ये तंतु के माने फिलामेंटस। तो फिलामेंटस मींस कहा जाता है तंतुवत। ये मोस्टली फिलामेंटस, जैसे साइनोबैक्टीरिया आपने देखा
अगर हम साइनोबैक्टीरिया के विषय में डिस्कस करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को आप देख सकते हैं ऐसे एक छोटे छोटे चैम्बर के रूप में इस तरह से डिवाइड होते हैं, और ये ध्यान से देखेंगे कि ये थोड़े से लंबे होते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा होता है, इस तरह से ये होल्ड फास्ट हो जाता है इनका, और इस तरह से ऐसे 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 इसमें ये संगठन होता है। तो इसमें कुछ में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा वो बड़े हो जाते हैं, इस तरह से लार्ज शेप साइज स्ट्रक्चर इनका शो करने लगता है। ये पॉइंट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो ये है, ये स्वपोषी भी है। स्वपोषी का मतलब दे हैव मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। इन द कैटेगरीज ऑफ दोस टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे हैव मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कुछ विषमभोजी होते हैं, विषमभोजी मोनरा, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, ये सब जो है ये सब मोनेरा की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जिसके विषय में व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में, पहले ही क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनेरा के विषय में डिस्कस किया है, तो मोनेरा को बताया। और जिसमें एशेरिकिया कोलाई है, एशेरिकिया कोलाई जिसको बोला जाता है, और एशेरिकिया कोलाई, टीबी के बैक्टीरिया, नोस्टा, कैनाबिना, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो आते हैं ये मोनेरा में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा के विषय में जब डिस्कस करना स्टार्ट किया तो माय लविंग फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा के विषय में मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने इस टॉपिक के साथ आज यहीं पर इसको समाप्त करता हूं, और प्रोटिस्टा के विषय में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम सिर्फ मोनेरा पर ही यहीं पर आपको समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और हम ये बताते हैं कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा हमारे लविंग फ्रेंड्स डॉक्टर पंकज सिंह के द्वारा इसका अगला टॉपिक दिया जा रहा है सेल के विषय में, तो थोड़ा सा उसको भी आप देख लीजिए, फिर हम आपसे आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि सेल क्या होता है और इनके फैक्ट्स क्या हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम समझेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, सेल किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई होता है, या फिर हम यूं बोले कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि जो टिश्यू का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसमें जरा कंफ्यूजन होता है, आप एक बार समझ लीजिएगा कि जो सेल का स्टडी होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, और जो टिश्यू का स्टडी होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ही उन्होंने सेल के बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। देखिए 1839 ईस्वी में स्लाइडेन वो स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। उनके अनुसार, मतलब स्लाइडेन एंड स्वॉन के अनुसार, जितने भी सारे जीव होते हैं, मतलब स्लाइडेन एंड स्वॉन के अनुसार जितने भी सारे जीव होते हैं उनका शरीर एक या उससे अधिक सेल से मिलकर बना होता है। सभी सेल की जो उत्पत्ति होती है पहले से प्रेजेंट, क्या मतलब पहले से प्रेजेंट किसी सेल से ही होती है। मतलब जो भी अगर सेल होता है तो उसका जो उत्पत्ति होता है वो पहले से प्रेजेंट सेल ही उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। मतलब बहुत सारे जब सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि पिनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया, इसी तरीके से हमारे स्टमक हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एक ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है हमारे शरीर में। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी एक जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे जब जीव मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन मतलब एक आबादी का निर्माण करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेल होता है उसको कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका नामकरण दे सकते हैं। दोस्तों जितने भी टाइप के सेल होते हैं उनमें तीन चीज़ें कॉमन होता है। सबका अपना एक सेल मेम्ब्रेन होता है,
साइटोप्लाज्म होता है तथा डीएनए होता है। ये तीन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, ये तीन चीजें जितने भी टाइप के सेल होते हैं सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अर्ध परागम्य झिल्ली, मतलब उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो लिपिड और प्रोटीन के बायलेयर से बना होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है सेल के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। तो देखिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, ठीक है ना। क्या है, कहाँ रहता है ये? न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। और यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जिसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएनए की। तो देखिए, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए, जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस जो होता है ना, उसको सेल का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सेल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल और सेकंड हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एडवांस तथा कॉम्प्लेक्स सेल का बना होता है, जिसके न्यूक्लियस में डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमैटिन तथा उसके अलावा केंद्रिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और न ही ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता। केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। ये सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनेल्स क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल का लिटिल ऑर्गन, मतलब छोटा सा ऑर्गन। तो इनका अब काम क्या होता है? तो लिटिल ऑर्गन का काम होता है जो भी सेल हैं उनको प्रोटेक्शन तथा एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मिटोकॉन्ड्रिया की। तो मिटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। थर्ड हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम इसके बारे में जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स बताया सबके बारे में एक विस्तार से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए, सेल में जो न्यूक्लियस होता है तथा सेल मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और उसके जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझने और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा। न्यूक्लियस एक तरह से सेल का ब्रेन होता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसमें डीएनए तथा जेनेटिक मटेरियल होता है। दोस्तों, एक सेल में सामान्यतः एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। सभी ऑर्गेनेल्स की तरह यह भी साइटोप्लाज्म में क्या करता है? तैरता रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। यह प्रोटीन तथा डीएनए का बना होता है।
जैसे ही सेल डिवाइड होता है, विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अपने छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। क्या करते हैं? संगठित हो जाते हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? और क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना होता है? तो ये डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं और न्यूक्लियोलस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है, जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? तो देखिए, राइबोसोम्स का जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, राइबोसोम्स की जो खोज हुई थी वो 1950 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पोलैंड के द्वारा हुई थी। न्यूक्लियस के ऊपरी परत पर छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके सहारे राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं। उसे न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। जैसे ही राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो उसके पास एक स्पेशल टास्क होता है, प्रोटीन को बनाना। न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स और सेल के अदर ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच होता जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब ईआर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तथा जो सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER, जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो राइबोसोम्स द्वारा जो भी प्रोटीन बनता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिसमें प्रोटीन तथा दूसरे मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में इमर्ज होते हैं। मतलब क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से निकले छोटे छोटे वेसिकल्स को गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, प्रोटीन के साथ रिसीव करता है। जैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है, जिसे सेल क्या करते हैं? यूज करते हैं। गोल्गी बॉडी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रोटीन यूज करने लायक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तथा साथ ही साथ दूसरे मटेरियल जैसे कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। गोल्गी बॉडी का नाम इसकी खोज करता है कैमिलो गोल्गी के नाम पे पड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का सेट नहीं लगाएंगे, बाकी जो रेस्ट पार्ट है, मतलब जो भी ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें अभी पढ़ना है